ज्योति, आरती, पूजा तीनों रसोई में खाना बनाती हैं और गुस्से में कहती हैं, आखिर पता नहीं कब तक हमें इस बुढ़िया का बोझ ढोना पड़ेगा। अरे अपने आदमी को तो खा ही गई, पता नहीं खुद कब जाएगी इस दुनिया से। वही तो, जब तक ये मर नहीं जाएगी ना तब तक हम तीनों को सुकून नहीं मिलेगा। अब हमारी जवानी इस बुढ़िया की सेवा पानी में ही निकल जाएगी क्या? हाँ वही तो, क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ में नहीं आता। और ऊपर से हमारे ये निकम्मे पति बस माँ के आगे पीछे घूमने आता है और माँ माँ करते रहते हैं पूरा दिन। अरे दीदी बस भी करो, माँ जी की तो वैसे ही जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर उनको आप जैसी बहू मिल जाए ना तो वैसे ही इनका जीवन बेकार है। अरे ओ, तुझे इतनी फिक्र है ना माँ जी की, तो तू ही उनकी सेवा पानी कर लिया कर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी की सेवा पानी करने में, आप दोनों ही दिखावा करने की कोशिश करती हैं। अगर आपसे किसी की भलाई नहीं होती तो कम से कम दिखावा भी तो मत करो। देख अब ज्यादा वो मत कर, छोटी है छोटी बनकर रह। हम दोनों तुझसे बड़ी हैं और हमसे बहस करने से पहले 50 बार सोच लिया कर। हाँ तो माँ जी भी आपसे बड़ी हैं, और एक बात हमेशा याद रखना, समय का पहिया जब घूमेगा ना तब आपको पता चलेगा कि आप दोनों जो कर रही थी वो सही है या नहीं। क्योंकि आज माँ जी का दिन बुरा है, कल को आपके भी बच्चे बड़े होंगे और भगवान ना करे कि आपके साथ भी वही चीज हो जो माँ जी के साथ हो रही है। देख, बुढ़िया के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी है और जब तक वो जिंदा है ना तब तक तो इसकी सेवा पानी करनी पड़ेगी, वरना इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ नहीं मिलेगा। और हमसे बहस करने से बेहतर है कि तू अपने कमरे में चली जा। क्या करना है क्या नहीं वो सब हम देख लेंगे। आरती अपनी विधवा सास कमला को गुस्से में खाना देते हुए बोलती है, ये लो खाना जल्दी से खा लो, और हाँ इतना ही मिलेगा, दोबारा मांगने की कोशिश मत करना। वैसे भी इस बुढ़ापे में इतना ज्यादा खाना खाकर करोगे क्या? 2 रोटी दिए है, 2 रोटी खाकर आराम से सो जाना, और ज्यादा भूख लगे तो पानी पी लेना, पानी पीने से भी भूख खत्म हो जाती है। चिंता मत करो बहू, मैं दोबारा खाना नहीं मांगूंगी, बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे अगर कोई दवाई दे देती तो शायद थोड़ा आराम मिल जाता। बुढ़ापे में तो ये बीमारी लगी रहेंगी, दवाई ववाई लेने से कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा दवाई खाओगी उतना ज्यादा बीमार होगी, इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तुम्हारी जिंदगी अब है ही कितने दिन की, शरीर का तो पूरा मांस गल चुका है, हड्डियां बची हुई है, तो कम से कम हमारा नुकसान मत कराओ। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो बराबर बराबर हम तीनों बहुओं में बांट दो। बहू सच में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी? ये तो अच्छी बात है, हमें क्या, मर जाओ। आरती वहाँ से चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ कमला, जो कि बहुत बीमार थी, बीमारी से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। कमला की मौत से आरती और ज्योति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते यूं ही 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद आरती और ज्योति के बेटों की भी शादी हो जाती है। तो वहीं पूजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। ऐसे ही एक दिन ज्योति और आरती की बहू नेहा और प्रीति दोनों पूजा के कमरे में आती है, जहाँ पूजा अपनी सास को याद करती है। तभी वो दोनों कहती है, क्या हुआ चाची जी, आपको दादी सास की याद आ रही है क्या? हाँ बहू, आज तुम्हारी दादी सास की बरसी है। जब भी उठती थी ना तब पूरे घर में ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरा माहौल एक अलग ही तरीके का है। लेकिन कहते हैं ना, समय रहते इंसान कभी उस चीज की कदर नहीं करता। जो वो इंसान हमसे दूर हो जाता है तब उसकी कदर करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी दादी सास जो कि एक विधवा थी, विधवा होने के बाद भी उन्होंने पूरे घर को अच्छे से संभाला। लेकिन कहते हैं ना, ये शरीर मिट्टी का है, आज नहीं कल तो इसे मिट्टी में ही मिलना है। जैसे जैसे उनका बुढ़ापा नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ही उनका शरीर अब कमजोर होते जा रहा था। अब वो ना ठीक से कोई काम कर पाती थी, ना ही ठीक से खुद को खाना खिला पाती थी। उनकी लाचारी देखकर तुम्हारी सास ज्योति और आरती दोनों अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और आखिरकार तड़प तड़प के उनकी मौत हो गई। खैर ये सब छोड़ो, कोई काम तो नहीं पड़ा हुआ। नेहा और प्रीति वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ज्योति के सर में बहुत दर्द हो रहा था और वो अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। तभी नेहा उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुम्हारे सर दबाने का ठेका नहीं लिया है कि? अब इस बुढ़ापे में इतना दर्द तो होगा ही ना, बर्दाश्त करने की आदत डाल लो, शरीर है, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो होती रहेगी। ये क्या तरीका है बहू अपनी सास से बात करने का? यही संस्कार सिखाया है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें? हाँ
चाची जी आप तो रहने दीजिए, अगर आपको इतनी तकलीफ हुई तो एक काम करिए, मेरी सास आपकी जेठानी लगेंगी ना तो आप दबा दो उनका सर, लेकिन मुझसे बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? ज्योति दीदी तुम चिंता मत करो, ये आजकल की बहू है किसी काम की नहीं, मैं अपनी बहू से कहकर तुम्हारे सर में तेल की मालिश करवा देती हूँ। प्रीति बहू जरा मेरे पास आना। तभी वहाँ प्रीति आती है और प्रीति गुस्से में बोलती है, माँ जी मैं क्या करूँ अगर इनके सर में दर्द हो रहा है तो, और इनका क्या, मैं तो आपके सर में भी तेल ना लगाऊं। वही तो, इस घर में हम नौकरानी नहीं है, इस घर की बहुएं हैं, अगर हमारे हिसाब से रह सकती हो तो रहो वरना मत रहो, और जितना हक आपका है ना इस घर पे उससे दुगना हक हमारा है, तो हमें किसी भी चीज के लिए बोलने से पहले ना 50 बार सोच लेना सासू माँ, ठीक है? रहने दे आरती, बोल कर कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे दीदी, इनकी अकल तो मैं अब ठिकाने पर लाऊंगी। एक काम करो, अपना अपना सामान बांध लो और अपने अपने मायके निकलो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें ऐसी बहू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो अपनी सास की कदर ना करे। अरे लोग अपने घर में बहू लेकर क्यों आते हैं? ताकि वो घर परिवार को अपने साथ लेकर चले, अपने सास ससुर की सेवा करे, और एक तुम दोनों न जाने कौन से संस्कार लेकर आई हो यहाँ पर। हाँ हो गया चाची जी आपका, यही संस्कार आपके थे तो वो कहाँ गए? जब आपकी सास बीमारी में तड़प रही थी तब कहाँ थी आप? वो बेचारी विधवा होकर आप तीनों बहुओं को संभालते हुए इस घर को बनाते हुए आगे बढ़ी, और जब उनका समय आया तब उनको आप लोगों की जब जरूरत थी तब आप लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, और जब वही चीज खुद के ऊपर बीत रही तो अब आपको संस्कार याद आने लगे। हाँ वही तो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतने लगती है तब जाकर अकल आती है इंसान को। जब अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब जब ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तब आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुमने हमें बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया। सच बताऊं, उनके जाने के बाद ना हमें उनकी बहुत कमी महसूस होती है, और हमें अभी भी अपनी गलती का एहसास ही हो रहा है। और माँ जी को तो वापस नहीं ला सकते हम, लेकिन पछतावा जरूर कर सकते हैं। सही बोला दीदी आपने। पूजा ने उस समय एक बात कही थी, समय का पहिया जब घूमता है ना तब अच्छे अच्छों को पाठ पढ़ा देता है, और आज वही हुआ। आज हमें हमारी बहुओं ने यही सिखा दिया कि हमने जो किया वो गलत था, और वही चीज जब हमारे साथ हो रही है तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? इस तरह से आरती और ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब जीवन भर उनके मन में इसी बात का पछतावा रहेगा कि समय रहते उन्होंने चीज को संभालने की कोशिश नहीं की। गरीब सुमन ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपने दोनों बेटे सूरज और रवि की शादी करवाई थी। सुमन की दोनों बहुएं भी गरीब परिवार से थी, इसलिए सुमन कभी भी अपनी बहुओं को भला बुरा नहीं कहती, पर घर आए रिश्तेदार सभी सुमन के कान भरते हैं। अरे सुमन तो इतनी भोली है, इसीलिए तो गरीब रह गई, और तेरे 2 बेटे थे, तूने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ क्यों की? अरे कैसे ना कहती बहन, मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं, और वैसे भी बड़ी मुश्किलों से तो पैसों का इंतजाम हुआ था। अगर इस साल शादी नहीं करती तो वो पैसे भी खर्च हो जाते। अब तुझे कौन दिमाग दे सुमन? अरे तेरे 2 बेटे थे, पहले एक बेटी की शादी करती और मोटा दहेज मांगती, और उसी दहेज से अपना घर बनवा कर दूसरी बेटी की शादी कर लेती और उससे भी मोटा दहेज लेती। इस तरह से तेरी गरीबी भी खत्म हो जाती। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है बहन, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ, इसीलिए समझ सकती हूँ। और वैसे भी मेरी बहुएं भी बहुत गरीब है, पर बहुत संस्कारी, इसलिए मुझे दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुमन के रिश्तेदार सुमन को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे और दहेज मांगने के लिए कह रहे थे, पर सुमन है जो अपने रिश्तेदारों की बात ही नहीं मानती। तभी वहाँ सुमन की दोनों बहू दिव्या और नैना आ जाती है, और दोनों जब देखती है कि उनके घर आए रिश्तेदार उसकी सास के कान भर रहे हैं, तो दोनों बहन आपस में बातें करने लगती है। नैना, अब हमें ना जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जिस तरह से ये रिश्तेदार हमारी माँ जी के कान भर रहे हैं, शायद माँ जी इनकी बातों में जल्दी आ जाएंगी। फिर देर किस बात की दीदी, आप चुटकी बजाकर इनकी जुबान बंद कर दो, और मैं चुटकी बजाकर इनकी याददाश्त मिटा दूंगी, और जब ये दोनों घर जाएंगे तो इन्हें खुद के सामने रखे हुए पैसे भी नजर नहीं आएंगे, और फिर सब इन्हें पागल करेंगे, तब आएगा मजा। इस तरह से दूर खड़ी नैना और दिव्या चुटकी बजाकर अपने घर आए रिश्तेदारों की याददाश्त मिटा देती है और उनकी जुबान भी बंद कर देती है, जिसके बाद उस औरत को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराई अपने घर जाती है, जहां वो अपनी तिजोरी खोलती है और देखती है कि उसकी तिजोरी खाली है। ये देखकर वो औरत चिल्लाने की कोशिश करती है,
पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जिसके बाद वो औरत अपनी बहू बेटों को तिजोरी के पास लाकर खड़ा कर देती है और खाली तिजोरी दिखाने लगती है। माँ जी, क्या हो गया है आपको? आप हमें तिजोरी क्यों दिखा रही हैं? सब ठीक तो है ना? माँ, में इशारे समझ नहीं आते, कुछ बोलो, आखिर क्या परेशानी है? माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। भरी हुई तिजोरी देखकर बेकार में ही मेरे मायके वालों ने इतना मोटा दहेज दिया। उस औरत के बेटे बहू उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन के घर में राशन खत्म हो जाता है। ये देखकर सुमन बड़ी परेशान होती है और तभी वहाँ नैना आकर अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं आज खाने में क्या बना है। वो बहू, तू मुझे थोड़ा सा समय दे, राशन खत्म हो गया है। मैं अभी किराने की दुकान से राशन लेकर आ जाती हूँ। अपनी सास की परेशानी देखकर नैना भी परेशान हो जाती है और आंखें बंद करके अपनी बहन को मन ही मन याद करती है। दीदी, राशन खत्म हो गया है और माँ जी बहुत परेशान है। वो दुकान से उधार राशन लेकर आए, उससे पहले आपको मदद करनी होगी माँ जी की। मैं यहाँ माँ जी के सामने आपका जादू नहीं कर सकती। दिव्या अपनी बहन की आवाज सुन लेती है और अपने कमरे में बैठी चुटकी बजाकर अनाज का भंडार भर देती है। पर माँ जी, अनाज भंडार तो भरा हुआ है, फिर आपको कौन सा राशन लेने जाना है? अरे, ये कैसे हो सकता है? ये अनाज भंडार कैसे भरा हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था। ये सब कैसे हो गया? माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप जाकर आराम कीजिए, आज मैं आपका मनपसंद का खाना बना दूंगी। सुमन को कुछ समझ नहीं आता और ना ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास होता है। अब सुमन वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन की दोनों बहू इसी तरह से अपने घर को चलाती। ऐसे ही एक दिन सूरज परेशान ऑफिस से घर आता है। सूरज को परेशान देखकर दिव्या सूरज से कहती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दिव्या, ऑफिस में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई और इसलिए मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया। तुम तो जानती हो ना माँ के ऊपर कितना कर्जा है। माँ ने वो कर्जा हमें पढ़ाने के लिए लिया था, पर लगता है माँ ने जो कर्जा हमारे लिए लिया वो हम कभी नहीं चुका सकेंगे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान सूरज सारी रात नहीं सो पाता, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपने बीमार पति को देख अब दिव्या से रहा नहीं जाता और वह अपने पति को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है। पर तभी वहां उसकी सास सुमन आ जाती है, जो दिव्या को जादू करते हुए देख लेती है। ये तो क्या कर रही थी बहू? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा, तू सूरज के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। बहू, सच बता, तू कोई काला जादू तो नहीं जानती? नहीं माँ जी, मैं कोई काला जादू नहीं जानती। मैं तो बस सूरज जी की तबीयत ठीक कर रही थी। पर तू बिना दवाई के सूरज की तबीयत कैसे ठीक कर सकती है? अब सुमन दिव्या से सवाल जवाब करने लगती है। दिव्या के पास सुमन के किसी भी सवालों का जवाब नहीं होता और वो डर जाती है। पर तभी वहाँ नैना आ जाती है, जो चुटकी बजाकर सुमन के सामने पैसों का ढेर लगा देती है। ये देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि हम दोनों बहनें जादुई हैं। हम दोनों के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। अगर मेरी दोनों बहुएं जादुई हैं तो वो इतने दिनों से इस गरीब घर में क्यों रह रही थी? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई? माँ जी, हम जादू का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए नहीं कर सकते। बस यही वजह है कि हम गरीबी में जी रहे हैं और हमारा जादू लंबे समय तक नहीं रहता। बस हमारा जादू उतने ही समय तक रहता है जितनी देर हमें इस जादू की जरूरत होती है। माँ जी, आपसे एक विनती है, आप अपने अलावा हमारी इस जादू की रात को किसी से मत बताना। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और एक बात माँ जी, हमें आपकी याददाश्त को मिटानी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आपकी जान खतरे में है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने जादू का सही इस्तेमाल करना और तुम मेरी याददाश्त मिटा सकती हो। शुक्रिया माँ जी हमें समझने के लिए, पर आपको हमारे साथ अभी अपने कमरे में जाना होगा। ठीक है बहू। इस तरह से सुमन के कहने पर नैना और दिव्या अपनी सास की याददाश्त मिटा देती है और एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से
नैना अपनी सास को कुछ पैसे देती है और उन पैसों से सुमन अपना सारा कर्ज उतार लेती है और इस तरह से मुसीबत आने पर ही सुमन की बहुएं अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं। आशा अपनी जैसी बहू लाना चाहती थी, पर अफसोस आशा को वैसी बहू नहीं मिल पाती, जिस वजह से आशा अपनी बहू से थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन आशा की बहू नित्या फोन में क्रिकेट देख रही होती है और जब आशा अपनी बहू को फोन चलाता देखती है तो उससे बहुत गुस्सा होती है। बस पूरा दिन फोन में घुसी रहती है। अरे ये नहीं कि घर की बहू हूँ, कुछ थोड़ी जिम्मेदारी भी संभाल लूं। पता नहीं फोन में ऐसा क्या देखती रहती है। और ये वो कलमुही फोन की दुनिया से बाहर निकलेगी या फिर फोन में ही अपनी नई दुनिया बनाएगी। हाँ माँ जी, बस 10 मिनट में आती हूँ। पुराने जमाने के साथ क्या समझेंगे, क्रिकेट देखने में मजा कितना आता है। मुझे तो क्रिकेट खेलना भी पसंद है, पर जब से ससुराल आई हूँ तब से क्रिकेट खेलना मेरा बंद हो गया है। एक बार फिर से नित्या मजे से फोन में क्रिकेट देखने लगती है। 10 मिनट के बाद नित्या भी अपने कमरे और फोन की दुनिया से बाहर नहीं आती, जिसके बाद आशा खुद जाकर उसके हाथों से उसका फोन छीन लेती है और इससे बोलती है, करमजली, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? गलती करके कितने प्यार से पूछ रही है। अरे टाइम देखने आता है या नहीं, या फिर अंधी हो चुकी है? अरे मुझ जैसी गंवार है क्या जो तुझे टाइम का ही नहीं पता हो? अरे शाम के 8 बज चुके हैं। मजाल है कि तू इस दुनिया से बाहर निकल के रसोई की दुनिया में गई हो। अरे एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं तुझे डांटू ना या फटकार ना लगाऊं। बिना मेरी बात सुने तेरे को खाना ही हजम नहीं होता। क्या माँ जी, सच में 8 बज चुके हैं? मुझे तो समय का सच में पता नहीं चला। माफ करना, हमेशा की तरह मुझसे आज भी गलती हो गई अनजाने में। मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। अब नित्या जल्दी से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है और खाना बनाते हुए भी क्रिकेट देखती है, जिस वजह से आज भी नित्या का खाना जल जाता है। कुछ दिनों से नित्या का ये रवैया आशा को खटक रहा था। अब आशा से बर्दाश्त नहीं होता और वो सारा खाना फेंक देती है और नित्या का फोन छीन कर उससे बोलती है, जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है तेरे फोन के अंदर जिस वजह से तू घर का कोई काम नहीं करती, अपनी कोई भी जिम्मेदारी समय से नहीं पूरा करती? दिखा मुझे भी। माँ जी बस माफ कर दीजिए, आगे से सच में ऐसा नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरा फोन दे दीजिए। आज तुझे फोन नहीं मिलेगा, बल्कि आज क्या, जब तक तुझे फोन नहीं मिलेगा, जब तक कि तू अपनी गलती सुधार नहीं लेती। और मैं तुझे फोन देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि पहले ना मैं भी टीवी देखती थी, बहुत क्रिकेट की दुनिया में खोई रहती थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। पर शादी के बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई, मेरा सपना टूट गया। क्या सच में माँ जी आपको भी क्रिकेट खेलना पसंद है? माँ जी आप नहीं जानते, मुझे भी। नित्या आगे कुछ बोल पाती है कि तभी उसके ससुर जी वहाँ आ जाते हैं। आशा अपने पति की आवाज सुनकर नित्या से कहती है, देख बहू, मैं तुझे लास्ट टाइम अच्छे से समझा रही हूँ, फोन की दुनिया से बाहर आ जा, वरना जिस तरह से मेरा क्रिकेट खेलने का सपना बंद हुआ था, उसी तरह से तेरा फोन चलाना भी बंद हो जाएगा। आशा अपनी बहू को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। आशा और नित्या दोनों ही अपने ससुराल से बहुत डरती थी और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी बहू के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी एक बोल खिड़की का कांच तोड़कर आशा के पास आता है और नित्या उस बोल को उठाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आपने तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, पर लगता है क्रिकेट आपको नहीं छोड़ना चाहती। भले ही हम दोनों सास बहू एक जैसी नहीं है, पर हम दोनों के सपने एक से हैं। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना बहू, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। माँ जी आप हमेशा पूछती थे ना मुझसे कि मैं फोन में क्यों डूबी रहती हूँ, आखिर ऐसा भी क्या फोन में है? तो मैं आज आपको बता देती हूँ, IPL शुरू है और मुझे भी आपकी तरह क्रिकेट खेलना और देखना दोनों पसंद है। पर जब से शादी हुई है ना, तब से क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हर समय क्रिकेट देखती रहती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बहू, मुझे जैसी बहू चाहिए थी तू वैसी ही है, और हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी हम दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों ना हम दोनों सास बहू अपनी क्रिकेट टीम बनाए और फिर से क्रिकेट खेले। इस उम्र में सब क्या बोलेंगे बहू? तेरे ससुर तो है नहीं मना करने वाले, लेकिन तेरा पति है, वो ही नहीं मानेगा। माँ जी आपके बेटे को मैं समझा लूंगी, मुसीबत तो बस ससुर जी की है, इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम ससुर जी से छुपकर क्रिकेट खेले। अब अपनी बहू की बात सुनकर एक बार फिर आशा का क्रिकेट खेलने का दिल करता है
और वो नित्या की बात मान जाती है। अब दोनों सास बहू घर के आदमियों के जाने के बाद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाती और शाम को घर आकर खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन माँ जी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। इतने दिनों बाद बैट पकड़ा और फिर भी छक्के लगा दिए। बहू तू भी कुछ कम नहीं है। पता है तुझे, मेरे टाइम में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता था, पर आज तूने दिखा दिया कि आज कोई है जो मेरे सामने टिक सकता है। माँ जी, अब मैं बहू किसकी हूँ? एक बार फिर क्रिकेट खेलकर आशा और नित्या को अच्छा लगता है, पर उन दोनों की है खुशी ज्यादा लंबे तक नहीं टिकती। और एक दिन जब वो दोनों क्रिकेट खेलने के लिए गई होती है तो नित्या का ससुर घर आ जाता है और उन दोनों को घर पर ना देखकर मोहल्ले की औरतों से पूछता है, बेटा, तुमने दादी और चाची को देखा है? कहाँ गई हैं ये? दोनों घर में ताला लगाकर चली गई। दादी और चाची तो क्रिकेट खेलने गई हैं। इस समय रोज वो दोनों पास के पार्क में जाकर क्रिकेट खेलती हैं। अब जैसे ही नित्या के ससुर को पता चलता है कि उसके घर की औरतें क्रिकेट खेल रही हैं, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा पार्क पहुंचकर जहां नित्या और आशा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आशा अब अपने पति को अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और आशा का पति उससे बोलता है, मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों क्रिकेट खेल रही हो, हमारी इज्जत के छक्के उड़ा रही हो और अपनी इस बेशर्मी में बहू को भी लपेट लिया। ससुर जी, माँ जी को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरा किया धरा है। मैं शादी से पहले क्रिकेट खेलती थी, पर मेरे घर वालों ने आप सबसे ये बात छुपाई। मुझे माफ कर दीजिए। पर जब मुझे पता चला कि माँ जी भी अपने समय में क्रिकेट खेला करती थी, तो मैंने ही उन्हें फोर्स किया। अरे अगर तुम दोनों इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो और मेरी वजह से नहीं खेल पा रहे थे तो मुझे अपने एक बार मैच दिखाते, फिर मैं खुद तुम दोनों के साथ क्रिकेट खेलता। अपने ससुर की ये बात सुनकर नित्या हैरान हो जाती है, साथ ही खुश। अब ससुर जी की परमिशन मिलने के बाद दोनों सास बहू अब खुलकर क्रिकेट खेलती हैं और अपने अपने पतियों को भी क्रिकेट खेलना सिखाती हैं।